Hello, class 9 SST, lesson 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन्स। इसके अंदर हम पढ़ रहे थे द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्लियर? सो अभी तक हमने द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को एंड नहीं किया है, उसका कुछ पार्ट बाकी है जो पेज नंबर 23 पर है। आप पेज नंबर 23 पर आइए और लास्ट पैराग्राफ, द familiarity with the political constitutions of colonial rules also helped develop an agreement over the institutional design। अब क्या हुआ कि हालांकि जो उपनिवेशवाद थे, मतलब जो ब्रिटिश भारत पर आए थे, उन्होंने भारत के ऊपर राज्य किया, उन्होंने भारत के ऊपर उन्होंने भारत के ऊपर शासन किया। तो उन्होंने शासन तो किया और वहां पर हमारी भागीदारी जो थी वो लगभग नहीं के बराबर थी। फिर भी जो उनका एक स्ट्रक्चर था, वे भी इंडिया को रूल कर रहे थे, तो उनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर था, उनकी खुद की एक पॉलिसी थी, वो भी देखने को मिली। और वो कैसे मिली? So the British rule had given voting rights only to a few। अब क्या है कि ब्रिटिश लोगों ने भारतीय नागरिक में से बहुत ही कम नागरिकों को मताधिकार दिए थे, मतलब मत देने का अधिकार। ठीक है? So on the basis of the British had introduced very weak legislators, और इस बेस पर जो है वो बहुत ही वीक लेजिस्लेटर्स थे इंडिया के अकॉर्डिंग। ठीक है? मतलब इंडिया के हिसाब से उनके द्वारा निर्वाचित सदस्य लगभग नहीं के बराबर थे। ठीक है? इलेक्शन वर हेल्ड इन 1937। अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने 1937 में इलेक्शन करवाए। किसके इलेक्शन करवाए? इन 1937 टू द प्रोविजनल लेजिस्लेटर्स एंड मिनिस्ट्रीज ऑल ब्रिटिश इंडिया। पूरे ब्रिटिश भारत में, पूरे अंग्रेज भारत में उन्होंने प्रांतीय सरकारों के, प्रांतीय लेजिस्लेटर्स के जो है विधानसभा, जिसे अपन कह सकते हैं विधानसभाओं के चुनाव उन्होंने करवाए सभी प्रांतों में। ठीक है? और जब प्रांतों में विधानसभा के उन्होंने चुनाव करवाए तो दीज वर नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सबसे पहली बात तो ये है कि हालांकि उन्होंने चुनाव करवाए पर वो फुल्ली डेमोक्रेटिक थे नहीं। रीजन क्या? कि इंडिया के लोग जो मेजोरिटी में है, जो इंडिया में रहते हैं, उनको मताधिकार दिए ही नहीं गए थे या बहुत ही ज्यादा कम थे। तो वो फुल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो है ही नहीं, ये बात तो क्लियर है। ठीक है? और इसको आप भी जानते हैं। सो बट द एक्सपीरियंस ऑफ द gained by Indians in the working of the legislative institutions proved to be very useful for the country in the setting up its own institutions and working in them। पर जो बहुत ही कम लोगों को ये मताधिकार दिए गए थे, वे उनकी शिक्षा, उनके द्वारा, जैसे कांग्रेस के कुछ प्रमुख सदस्य थे उनको, और जो बहुत पढ़े लिखे थे और जिसको ब्रिटिशर्स जो है वो इन द फेवर ऑफ देमसेल्व्स मानते थे, या फिर उनको जो है वो थोड़ा एक नरम दिल जिसके सदस्य थे, उनको उन्होंने सेलेक्ट किया, उनको उन्होंने जो है वो इलेक्शन में वोट देने का अधिकार दिया, जो कि बहुत कम लोगों में से थे। और ये वो वही लोग थे जो कि भारत के संविधान को बनाने वाले थे। उन्होंने जब असेंबली के अंदर एंटर किया और ब्रिटिशर्स का वर्किंग प्रोसेस देखा तो उनको एक एक्सपीरियंस हुआ कि किस तरह से सरकार चलाई जाती है, कैसे रूल्स को, कैसे बिल्स को लाया जाता है और किस तरह से इसके ऊपर चर्चा की जाती है, किस तरह से वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है? किस तरह से लॉज बनाए जाते हैं और उसके ऊपर जो है कितने विशेष मताधिकार, मतलब कहने का मतलब जब आप कोई नया बिल लाएंगे तो उस वह बिल कितने परसेंटेज से पूरी लोकसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस के अंदर पास होना चाहिए, अपर हाउस लोअर हाउस का स्ट्रक्चर, ये जो सारा स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ब्रीफली नरेटेड है। तो उन्होंने उस पूरे स्ट्रक्चर को देखा, वहां की कार्यवाही को देखा। किन्होंने? जो लोग, कुछ लोगों में से, जो ब्रिटिशर्स ने कुछ लोगों को
चुना था, उनको असेंबली में ले गए थे, मतलब असेंबली में उनको राइट्स दिए थे बैठने के, उन्होंने उसके बारे में, असेंबली के बारे में सारा अध्ययन किया और ये जो है वो उनके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था ताकि भारत के संविधान को एक अच्छा फ्रेम स्ट्रक्चर दे सके। ठीक है, सो ये ठीक उसी तरह है जिस तरह से अगर आपने साइकिल चलाई है तो आपको वापस एक्टिवा सीखने के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बैलेंस आपको आता है, बस आपको एक्सेलरेटर पर और ब्रेक पर ध्यान देना है। ठीक है, मतलब आपको एक्सपीरियंस है बैलेंसिंग का। ठीक उसी तरह उन लोगों को जो चुनकर गए थे ब्रिटिश रूल्स के अंदर, असेंबलीज, ब्रिटिश रूल्स के अंदर लेजिस्लेटिव एज अ मेंबर बनकर, उन लोगों को एक्सपीरियंस हुआ कि किस तरह से संविधान काम करता है, किस तरह से संविधान का स्ट्रक्चर बनता है, क्या फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू एक बिल पास होता है और किस तरह से पूरा संविधान काम करता है। ठीक है, सो that is why the Indian institutions adopt many institutional designs, details and the procedures from the colonial rules, laws like the Government of Act 1935. अब उन्होंने वर्किंग विद देम तो हो गया, ठीक है। फिर दिस इज वाई, इसीलिए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एडोप्टेड, अब जो भारतीय संविधान है एग्जिस्टिंग, मतलब जो अभी है, उन्होंने बहुत सारे गुण एडॉप्ट किए, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे रूल्स एडॉप्ट किए हैं। मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स, बहुत ही इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स जैसा कि लॉज इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स ही है, कई सारे जो है स्ट्रक्चर है वो इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स है, तो वो उन्होंने एडॉप्ट किए क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हो गया था। ठीक है, एंड प्रोसीजर्स, और बहुत सारे प्रोसीजर्स कि किस चीज को किस तरीके से होना चाहिए, अगर उनको ठीक लगा तो उन्होंने अडॉप्ट किया, और बहुत सारे प्रोसीजर्स भी उन्होंने अडॉप्ट किए फ्रॉम कॉलोनियल लॉज लाइक गवर्नमेंट इंडियन एक्ट ऑफ 1935, भारत का अधिनियम, भारतीय अधिनियम 1935 का अधिनियम है, उसके अंतर्गत ये एक स्पेसिफिक परफेक्ट अधिनियम है भारत के हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ संघीय सरकार है। ठीक है, मतलब राज्यों की अलग है, राज्य में चुनाव होते हैं, फिर राज्यों का मुख्यमंत्री चुना जाता है, वो अपना मंत्रिमंडल, अपनी कैबिनेट बनाता है, फिर इसके अकॉर्डिंग वो राज्य सूची, स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग वो लॉज बनाता है। तो ये जो संघीय ढांचा है वो उस संघीय ढांचे का को किस तरीके से काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और ऐसे कई सारे रूल्स है और रेगुलेशंस है जिनको हम लोगों ने कॉलोनियल, मतलब औपनिवेशिक भारत, मतलब औपनिवेशिक जब मैं वर्ड यूज करता हूँ इसका मतलब ये कि जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे तो अंग्रेजों के लिए भारत क्या था, एक उपनिवेश देश था, उनसे वो बार बार कर वसूल करते थे और वो उनके लिए दूध देती हुई गाय थी, इसलिए वो औपनिवेशिकवाद कहलाते हैं स्पष्ट शब्दों में, तो ये कहा जाता है। ठीक है, सो द प्रोसीजर्स ऑफ द कॉलोनियल, और उन्होंने इस तरह से उनका जो स्ट्रक्चर था भारतीय अधिनियम 1935 के अंडर जो बहुत सारे प्रोसीजर थे वैसे तो, और जो कि भारत के संविधान का आज भी प्रमुख हिस्सा है। और फिर जैसे जैसे करंट कंडीशन आती है हम उसको चेंज करते रहते हैं, कई सारे अमेंडमेंट्स लाते हैं और कई सारे संविधान संशोधन करते हैं, वो जो है वो पर्टिकुलर चलता रहता है, पर कुल मिलाकर हमारा स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है 1935 के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर से। year of thinking and deliberations on the framework of the constitutions had another benefit. अब इतने सालों से कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में ये अध्ययन कर रहे थे, उसके प्रमुख हिस्से बने हुए थे, तो इससे उनको एक्सपीरियंस आ गया था। इस एक्सपीरियंस से क्या हुआ कि उनके दिमाग में कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क आ गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशंस की आधारशिला, आधारभूत तत्व होंगे और इनके ऊपर हमें काम करना है। ठीक है, और इसका बेनिफिट हमको मिला। अदर लीडर्स गेन्ड कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब इस तरह से जब हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ हम संविधान को बना सकते हैं, संविधान के फ्रेमवर्क को, स्ट्रक्चर को हम जान गए हैं,
तो उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया। एग्जाम्पल, आपने किसी एक्सरसाइज के 2, 3, 4 क्वेश्चंस को किए और वो सही हो गए, तो आपका कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाएगा और आप अगले क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे और उसको और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में करेंगे। तो वो की वो चीज भारतीयों के साथ में हुई कि जब उन्होंने अंग्रेजों का जो फ्रेम स्ट्रक्चर को उन्होंने देखा, इसके बाद उनको अंदर कॉन्फिडेंस आ गया और उनके अंदर कॉन्फिडेंस आने की वजह से अब वे इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि वे दूसरे देशों के अंदर उनकी जो संविधान है, उनके जो गुण है, उनको एडॉप्ट करने में वो हिचकिचाते नहीं दिख रहे थे। मतलब उनके जो गुण थे उनके कॉन्स्टिट्यूशंस के, ब्रिटेन के, यूएसए के, अफ्रीका के, उन सब के बारे में उन्होंने अध्ययन किया और उनको उनके भी कुछ फीचर्स को एडॉप्ट करने में उनको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं हो रही थी। क्लियर? सो years of thinking and the deliberations of the framework of the constitutions had another benefit. इसको पढ़ चुके और हमारे लीडर्स को जो है वो कॉन्फिडेंस आ गया। बट ऑन बस स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें साफ, our leader gained confidence, हमारे लीडर्स को कॉन्फिडेंस तो आ गया to learn from other countries, दूसरी कंट्रीज से सीखने के लिए, but on our own condition, पर केवल अपनी शर्तों पर। ऐसे नहीं कि हमने किसी देश के संविधान के किसी फीचर को एज इट इज हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में इम्पोज्ड कर दिया, थोप दिया, ऐसा नहीं। हमने किसी स्पेसिफिक कंट्री से कोई फीचर लिया, उसको ये जांचा परखा कि क्या वो भारतीय संविधान में फिट होगा, क्या वो हमारे जो डाइवर्सिटीज है, हमारी जो पब्लिक है, उसकी जो स्पेसिफिक कंडीशन है, क्या उसके अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर फीचर एज इट इज लागू करने लायक है या नहीं, या फिर इसमें हमें कुछ चेंज करना है। तो उन सब के बारे में वो अध्ययन करते थे, स्टडी करते थे और फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करते थे या फिर संविधान का हिस्सा बनाते थे। ठीक है, अच्छा। सो बट ऑन आवर ओन टर्म्स, हमारी कंडीशन पर ही, मेनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज। अब हमारे बहुत सारे जो लीडर्स थे उन्होंने अलग अलग देशों से अलग अलग आइडियाज लिए, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन द ब्रिटेन, ब्रिटेन के अंदर जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिसके बारे में उन्होंने पढ़ा है, ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने, संघीय स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा। उन्होंने ब्रिटेन के जो है वो डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर को देखा। इसके बाद में बिल ऑफ राइट्स इन यूएस से बिल ऑफ राइट्स मतलब कि अधिकारों के बारे में यूएस से जो थे उनके बिल्स के बारे में उन्होंने, उनको पढ़ने का मतलब उनको एडॉप्ट करने के बारे में उनको ज्यादा असुविधा नहीं हुई और वे उसके बारे में सोच रहे थे कि क्या वे भारतीय संविधान का हिस्सा बन सकते हैं, उनमें क्या परिवर्तन के साथ में उनको भारतीय संविधान में इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस उन लीडर्स में आ गया था कि वे विदेशी संविधान से चीजों को एडॉप्ट कर सके और उनको भारतीय ढांचे में डाल सके। ठीक है, सो द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशंस इन रशिया, अब इसके साथ ही जो रशिया के अंदर जो है वो सोशल रिवॉल्यूशन हुआ था, सामाजिक रिवॉल्यूशंस, सोशल रिवॉल्यूशन इन रशिया हैड इंस्पायर्ड मेनी इंडियंस, उन्होंने बहुत सारे भारतीयों को प्रभावित किया था टू थिंक, ये सोचने के लिए, ऑफ शेपिंग अ सिस्टम बेस्ड ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, मतलब कि सामाजिक और आर्थिक समानता के बारे में सोचने के लिए उन्होंने इंस्पायर्ड किया था। ठीक है, yet they were not simply imitating, yet देखो वापस इसी बारे में लिखा गया है, yet they were not simply imitating what other had done, हालांकि वे अब यूएस के बारे में, वे ब्रिटेन के बारे में और वे रशिया के बारे में सोच तो रहे थे, पर वे इमिटेटिंग का मतलब होता है नकल करना। ठीक है, वे बिल्कुल उसकी नकल नहीं कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे, सो व्हाट अदर हैड डन, दूसरों ने क्या किया उसकी बिल्कुल नकल नहीं कर रहे थे। एट ईच स्टेप्स दे वर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स, मतलब ये जो नियम है, ये जो लॉज है जो अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में, थिंग्स सूटेड अवर कंट्री,
क्या ये हमारी कंट्री में सूट करेंगे, क्या ये हमारी कंट्री के लिए उचित रहेंगे। हर स्टेप पर वो सोचते थे, ठीक है। ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सारी जो चीजें थी वो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने में बहुत सहायक रही, और वही द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था। तो इस तरीके से जो हमारा संविधान का पाथ था, रास्ता था, ठीक है, क्लियर। अब है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। who then were the makers of the Indian constitutions? ये क्वेश्चन है। तो भारत के संविधान का निर्माण किसने किया, सीधा सा क्वेश्चन है ये। यू विल फाइंड हियर वेरी ब्रीफ स्केच ऑफ द लीडर्स who played an important role in the making of the constitutions। हम बहुत ही संक्षिप्त में कुछ लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने हमारे संविधान के निर्माण में बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाई थी। पर पहले हम बात करते हैं द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। उस बहुत बड़े दस्तावेज को ही संविधान कहा जाता है। वाज डन बाय एन असेंबली, जो कि एक असेंबली, जो एक निर्मात्री सभा के द्वारा बनाई गई हो, ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो कि जो उनके सदस्य क्या हो, इलेक्टेड होंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड प्रतिनिधित्व होंगे, कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। मतलब कि चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा बना हुआ एक बहुत ही ब्रीफ डॉक्यूमेंट, एक बहुत ही बड़ा दस्तावेज ही संविधान कहलाता है, ठीक है। वापस द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी डॉक्यूमेंट, अब इस पूरे को फुल स्टॉप सबसे लास्ट में है, तो पूरे को एक साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन, किसने किया, was done by an assembly, एक असेंबली के थ्रू किया गया या थ्रू किया जाता है, the elected representatives called constitutional assembly। constitutional assembly उसे कहा जाता है जो कि एक बहुत ही बड़े संविधान रूपी दस्तावेज को का निर्माण करती है, और उसके सदस्य जो होते हैं वो चुने हुए सदस्य होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। चुने हुए सदस्यों के द्वारा निर्माण किया गया विस्तृत दस्तावेज, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो संविधान निर्मात्री सभा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, वो क्या है, इलेक्टेड है, ये आप याद रखना, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। सो द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन द जुलाई 1946। 1946 में उनका चुनाव किया गया, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसकी असेंबली का, ठीक है, उस सभा का जिसने भारत का संविधान बनाया। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। उसकी जो पहली मीटिंग थी, मतलब संविधान निर्मात्री सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग असेंबली की पहली जो मीटिंग थी वो 1946 में हुई। सून आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू द इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके ठीक बाद जो है वो भारत दो हिस्सों में बढ़ गया, इंडिया और पाकिस्तान। The Constituent Assembly was also divided into the Constituent Assembly of the India and that of the Pakistan। मतलब Constituent Assembly भी अब दो भागों में बढ़ गई, भारत की संविधान निर्मात्री सभा और पाकिस्तान की संविधान निर्मात्री सभा, ठीक है। So the Constituent Assembly that wrote the Indian constitutions had 299 members। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में 299 सदस्य थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। द असेंबली एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑन 26, मतलब अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था, सदस्यों की संख्या बताई है मैंने। द असेंबली एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑन द 26 नवंबर 1949। अब जो कॉन्स्टिट्यूशंस बनकर तैयार हो गया था, एडॉप्ट हो गया था 26 नवंबर को 1949 को, मतलब 1949। But in come into the effect on 26 जनवरी 1950। पर वह हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 1950। To mark this day, we celebrate January 26 as Republic Day every year। इसीलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।